हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल PYP और PEB में। दोस्तों, मैं कमलेश साहू और मैं आज से आपको पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट टेस्ट 2017 के प्रीवियस ईयर पेपर अर्थात पुराने पेपर को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज ही हमारा पहला पार्ट है और इसमें मैं आपको हर एक शिफ्ट में पूछे जाने वाले जनरल नॉलेज तथा जनरल साइंस के 30 क्वेश्चनों पर डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि यहां से जो भी मैं आपको वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में मध्य प्रदेश के 4200 कांस्टेबल के पदों की मंजूरी हो चुकी है, जिसका नोटिफिकेशन आपको आगामी 10 से 12 दिन बाद PEB की साइट पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के ओल्ड पेपर अर्थात पुराने पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दूं कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर होता है इसमें 100 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर होता है, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन मैथ तथा रीजनिंग से पूछे जाते हैं तथा शेष 30 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज तथा जनरल साइंस से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको जो पार्ट प्रोवाइड कराऊंगा इस पार्ट्स में मैं आपको पहले जनरल नॉलेज तथा जनरल साइंस के जो 30 से 32 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर डिटेल से डिस्कशन लेकर आऊंगा। दोस्तों, आज ही हमारा पहला पार्ट है और मैं आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इन विच किस वर्ष में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं लड़ा। दोस्तों, आपको बताना है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ किस वर्ष में युद्ध नहीं लड़ा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1950, सेकंड ऑप्शन है 1965, थर्ड ऑप्शन है 1947 और फोर्थ ऑप्शन है 1951। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 1965, 1971 तथा 1941 में भारत ने पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ा था। वहीं 1950 में भारत ने पाकिस्तान के साथ कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर 1950 होगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संघ में कितने राज्य हैं। तो दोस्तों, जिस टाइम पर यह पेपर कंडक्ट हुआ था उस टाइम पर भारतीय संघ में 29 राज्य थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर उस टाइम पर ऑप्शन बी अर्थात 29 राज्य था। दोस्तों, वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हाल ही में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 5 अगस्त 2019 को बिल पास हुआ था, जिसको 8 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने साइन किए थे और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बट गया था। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख हैं। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संघ में कुल राज्यों की संख्या 28 हो गई है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि वर्तमान में भारत राज्य में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई है। आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि नवंबर 2019 में दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप को मर्ज कर दिया गया था तथा 26 जनवरी 2020 को इन दोनों को दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीप एक केंद्र शासित प्रदेश में मर्ज किया गया है, जिसकी राजधानी दमन है। इस प्रकार अगर आपसे भारत संघ में कुल राज्यों की संख्या अगर वर्तमान में पूछी जाए तो कुल राज्यों की संख्या 28 है तथा कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारत के राज्यों और केंद्र क्षेत्रों की सीमाओं को व्यापक रूप से बदलकर भाषाई रेखा के साथ उन्हें संगठित किया था। तो दोस्तों, आपको याद रखना है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुरूप भारत को कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश तथा 14 राज्यों में विभाजित किया गया था। दोस्तों, आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि 29 दिसंबर 1953 को फलज अली खां की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें कहा गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में आपको पता भी होगा कि भारत का जो पहला भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य है वह आंध्र प्रदेश है, जो 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित हुआ था।
इसका कारण यह था कि इसके समर्थन में आमरण अनशन पर पट्टी श्री रूमल्लू नामक व्यक्ति बैठ गए थे, जिनकी 57 से 58 दिन में लगभग मृत्यु हो गई थी। और इसको देखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन भाषा के आधार पर किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 8वां क्वेश्चन है, 1873 में निम्नलिखित में से कौन से संगठन का आरंभ ज्योतिराव फुले ने किया था? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ज्योतिराव फुले द्वारा किए गए 1873 में संगठन का नाम सत्य शोध समाज था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ए सत्य शोधक समाज होगा। निम्नलिखित में से किस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि परम 8000 अर्थात परम 8000 सुपर कंप्यूटर ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिस सुपर कंप्यूटर को भारत में प्रथम विकसित हुआ माना जाता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इसका गठन 1991 में किया गया था। इसको भारत की ही कंपनी सीडेक पुणे ने विकसित किया था। सीडेक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर एडवांस डेवलपिंग कंप्यूटर है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विनय वाडकर को कहा जाता है। पढ़ते हैं हम 10वें क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जिले में से कौन सा अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है? दोस्तों ये मध्य प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका जो राइट आंसर है वह मंदसौर है। तो आपको याद रखना है कि अफीम उत्पादक जिले के रूप में मंदसौर को जाना जाता है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा थर्ड ऑप्शन शिवपुरी है, इसे पर्यटक नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं मध्य प्रदेश का इथोपिया के नाम से श्योपुर को जाना जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो कि अफीम उत्पादक के नाम से मंदसौर को जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं हम 12वें क्वेश्चन की ओर। प्राचीन समय में इनमें से कौन सा शहर प्रयाग के नाम से जाना जाता था? दोस्तों आपको नॉर्मली पता भी होगा कि प्राचीन समय में प्रयाग के नाम से इलाहाबाद शहर को जाना जाता था। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, बाणसागर बांध नामक इसके ऊपर से रखा गया। आपको यह बताना है कि बाणसागर बांध का नाम किसके ऊपर से रखा गया है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि बाणसागर बांध का नाम बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है। बाणसागर बांध का निर्माण सोन नदी के ऊपर किया गया है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इस प्रकार इसका राइट आंसर न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे? आपको यह बताना है कि 1991 के दौरान जब आर्थिक सुधार हुआ था उस टाइम पर भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो उस टाइम पर भारत के वित्त मंत्री भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि इस टाइम पर एलपीजी का गठन हुआ था। वहीं उस टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री का नाम पीवी नरसिम्हा राव था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 16वां क्वेश्चन है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि राजतरंगिणी के लेखक कल्हण नामक व्यक्ति थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का पूरा कार्यकाल खालिस्तान का होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि लोकसभा का पूरा कार्यकाल 5 वर्षों तक होता है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि राज्यसभा का पूरा कार्यकाल 6 वर्षों का होता है तथा प्रत्येक 1/3 वर्ष अर्थात प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 व्यक्ति रिटायर्ड होते हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 में की गई थी। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन डी अर्थात 1930 होगा।
अगला क्वेश्चन है सिखों के 9वें गुरु कौन थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अगर सिखों के गुरु की आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि टोटल सिखों के 10 गुरु हुए हैं। सिखों के प्रथम गुरु का नाम गुरु नानक देव था। वहीं सिखों के जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अर्जुन देव, तो इसके बारे में आपको आवश्यक जानकारी बता दें कि सिखों के 5वें गुरु का नाम गुरु अर्जुन देव था। इन्हें सिखों के आदि ग्रंथ का संलग्नकर्ता कहा जाता है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम गुरु अर्जुन देव था, इनके द्वारा स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने अमृतसर तथा संजोजसर नामक 2 तालाबों का निर्माण कराया था। तथा आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि 1606 में इन्हें जहांगीर के द्वारा मृत्युदंड दिया गया था। वहीं हमारा सेकंड ऑप्शन है जो कि गुरु गोविंद सिंह है। तो आपको याद रखना है कि सिखों के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह था। इन्हीं के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। इन्होंने सिखों को 5 का शब्द का प्रचलन कहा था। वहीं हमारा थर्ड ऑप्शन जो कि अमरदास हैं, गुरु अमरदास हैं। तो दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि अमरदास जो सिखों के 3rd गुरु थे, इन्हों के द्वारा सती प्रथा तथा पर्दा प्रथा का विरोध किया गया था। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा लास्ट ऑप्शन है गुरु तेग बहादुर, ये सिखों के 9वें गुरु थे। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर सिखों के 9वें गुरु का नाम गुरु तेग बहादुर सिंह थे। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब द्वारा 1975 में मृत्युदंड दिया गया था। तथा इन्होंने अपने बारे में एक कहा था, इनके बारे में एक पंक्ति है कि इन्होंने कहा था कि सिर दिया पर सार ना दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है इन चैन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या खालिस्तान है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इन चैन एशियाई खेल 2014 में भारत द्वारा जीते गए गोल्ड मेडल अर्थात स्वर्ण पदक की कुल संख्या 11 है। हमारा अगला क्वेश्चन है भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अर्थात भौगोलिक रूप से भारत का सबसे छोटा राज्य हमारा गोवा है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो हमारा सिक्किम है यह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा भारत का राज्य है। सिक्किम की जनसंख्या लगभग 7.5 लाख है। वहीं आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि भौगोलिक रूप से भारत के 4 सबसे बड़े राज्य, सबसे पहला राज्य राजस्थान है, राजस्थान के बाद हमारा राज्य मध्य प्रदेश है, इसके बाद 3rd राज्य महाराष्ट्र है तथा इसके बाद 4था राज्य उत्तर प्रदेश है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन जो कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि जो हमारा जो अगले क्वेश्चन है वह हमारे साइंस से संबंधित हैं। तो साइंस से संबंधित क्वेश्चनों में हमारा अगला क्वेश्चन है और हमारा अगला क्वेश्चन है एस्ट्रोजन का संबंध अंडाशय से है, उसी प्रकार आपको बताना है कि टेस्टोस्टेरोन का संबंध खालिस्तान से होगा। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि टेस्टोस्टेरोन का संबंध टेस्टाइस अर्थात वृषण से होगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर वृषण होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है नरम मिट्टी में निर्मित निपटान युग कप को प्रोत्साहन नहीं किया जाता क्योंकि आपको यह बताना है कि जो नरम मिट्टी जो सॉइल रहती है उसकी जो टॉप मोस्ट अर्थात जो अपर लेयर रहती है उसको अपन युग कप को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता अर्थात कुल्हड़ बनाने के लिए प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया जाता। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल अर्थात जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर रहती है वह बहुत ही उपजाऊ होती है, उसमें फर्टिलाइजर प्रॉपर्टी होती है अर्थात उसकी जो उत्पादन क्षमता रहती है वो अधिक से अधिक रहती है, उसमें न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं और ह्यूमस पाए जाते हैं। इस प्रकार अपर लेयर को कुल्हड़ों की प्रोत्साहन के लिए उपयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार इसका राइट आंसर नरम मिट्टी से निर्मित निपटान युग कप को प्रोत्साहन इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि उन्हें बड़े पैमाने पर बनाने में मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत का नुकसान होता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3rd होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से सुनामी होने की संभावना है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि अगर बिजली से सुनामी होने की संभावना नहीं होती, वायु से सुनामी होने की संभावना नहीं होती, बर्फ से सुनामी होने की संभावना नहीं होती, वहीं अधोजल अर्थात अंडर वाटर अगर अर्थक्वाइक अर्थात अगर समुद्र में या अगर अर्थक्वाइक अर्थात भूकंप आएंगे तो उसके कारण सुनामी आने की संभावना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीलिया रोग होने की दशा में कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि पीलिया रोग होने की दशा में हमारा लीवर अर्थात यकृत अंग प्रभावित होता है। वहीं अगर आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि टीबी अर्थात टीबी रोग से हमारा जो लंग्स अर्थात फेफड़े हैं वह प्रभावित होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉल्ड। आपको यह बताना है कि अवशिष्ट अर्थात वेस्ट वाटर के उपचार की प्रक्रिया को खालिस्तान कहा जाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वेस्ट वाटर वेस्ट वाटर अर्थात अवशिष्ट जल के उपचार की प्रक्रिया को हम सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो बड़े बड़े महानगर रहते हैं इनमें जो हमारे घर का वेस्ट वाटर रहता है उसको सीवर लाइन के थ्रू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अर्थात मल जल शोधन में पहुंचाया जाता है। वहां इसकी यूनिट्स के माध्यम से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की यूनिट रहती हैं। इनको इसलिए ही डिजाइन किया जाता है ताकि जो हमारा अवशिष्ट या अपशिष्ट जल है उसको ट्रीटमेंट किया जा सके तथा उस अपशिष्ट जल को ट्रीटमेंट के बाद उसका प्रयोग एग्रीकल्चर तथा अदर उपयोग के लिए किया जा सके। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि हमारा थर्ड ऑप्शन क्लोरीनेशन अर्थात क्लोरीनीकरण है। तो दोस्तों आपको इसका उपयोग बता दें कि जो हमारे यहाँ पर वाटर सप्लाई होता है या जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होता है तो इसमें हम क्लोरीनेशन का डोज देते हैं। इसका प्रयोग बैक्टीरिया को मारने के लिए किया जाता है अर्थात इसका प्रयोग जो प्यूरिफाइड वाटर बनाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 17वां क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका खालिस्तान ऊतक वसा से भर जाता है। When a person overeats his खालिस्तान टिश्यू फिल्स विद अ फैट। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर एडिपोज अर्थात वसीय ऊतक है। तो आपको बता दें कि जब कोई व्यक्ति अत्यधिक खाता है तो उसका वसीय ऊतक वसा से भर जाता है क्योंकि जो ऊतक रहता है वह वसा से संबंधित होगा। इस प्रकार इसका राइट आंसर एडिपोज अर्थात वसीय ऊतक होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान के पौधे में जल हानि की दर खालिस्तान इसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। दोस्तों आपने देखा होगा कि रेगिस्तान के जो पेड़ पौधे होते हैं वह कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं और रेगिस्तान के पौधे में जो जल वैसे ही कम रहता है तो उनको जो अगर जैसे तेज धूप निकलती है तो उस कंडीशन में जल की हानि भी कम ही होती होगी अर्थात एवोपरेशन भी कम होता होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपको बताना है कि रेगिस्तान के पौधे में जल हानि की दर किसकी उपस्थिति के कारण कम हो जाती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर क्यूटिकल है। दोस्तों क्यूटिकल का डायग्राम मैंने आपको इस डायग्राम में ऐड कर रखा है। आप देख सकते हैं कि क्यूटिकल एक रेगिस्तान पौधे का ही पार्ट होता है जो कि वाटर को हानि को कम करने के लिए उपस्थित होता है अर्थात पानी वाटर रहता है वो पौधे से वाष्पीकरण ना हो इसके लिए इसका उपयोग होता है। हमारा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा 20वां क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के रिएक्टर में ऊर्जा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि नाभिकीय रिएक्टर रहता है उसमें ऊर्जा का प्रमुख स्रोत न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात न्यूक्लियर फिजन अर्थात नाभिकीय विखंडन है। दोस्तों आपको याद रखना है कि नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल करके कराया जाता है अर्थात इसको मंदन के तौर पर यूज किया जाता है। इसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया तो कराई जाती है लेकिन यह एक कंट्रोल प्रक्रिया होती है अर्थात कंट्रोल रिएक्शन होती है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन ऊर्जा है क्योंकि उसमें दो हीलियम के परमाणु आपस में मिलकर हाइड्रोजन बनाते हैं और बहुत ही मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों आपको आवश्यक जानकारी के लिए बता दें कि जो हाइड्रोजन बम रहता है वह नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित रहता है। वहीं परमाणु
बम रहता है वह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के आधार पर निर्माण किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक किताब पढ़ते समय पुस्तक और आंख के बीच न्यूनतम आवश्यक दूरी खालिस्तान होती है। दोस्तों आपको याद रखना है कि एक किताब को पढ़ते समय पुस्तक तथा आंख के बीच की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर जो कि बीमारी से संबंधित है। डायबिटीज इज कैरेक्टराइज बाय, मधुमेह के लक्षण हैं। तो आपको याद रखना है कि मधुमेह के लक्षण से व्यक्ति बार बार पेशाब तथा असामान्य प्यास, अर्थात इसका जो राइट आंसर है वह हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पुष्प जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं खालिस्तान कहलाता है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि एक पुष्प जिसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसको आप कॉमन सेंस के थ्रू भी बता सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स को या ऐसे पौधे को हम बायसेक्सुअल फ्लावर अर्थात उभयलिंगी पुष्प के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार याद रखना है कि एक पौधा जिसमें नर तथा मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं उसे हम उभयलिंगी पौधा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर और हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक आपदा प्राकृतिक आपदा नहीं है, उसे पहचानिए। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एक प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों हमारा सेकंड ऑप्शन है सूखा। सूखा एक प्राकृतिक आपदा है, भूकंप भी एक प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ भी एक प्राकृतिक आपदा है, जबकि शहरों के लिए वनोन्मूलन अर्थात डिफॉरेस्टेशन ऑफ अनवराइजेशन अर्थात शहरीकरण के लिए वनोन्मूलन एक प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं है। दोस्तों इस प्रकार ये हमारे एमपी कांस्टेबल का जो जनरल नॉलेज तथा जनरल साइंस की 17 क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज तथा जनरल साइंस के 30 क्वेश्चनों का डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। दोस्तों आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि जनरल साइंस तथा जनरल नॉलेज के हर पेपर के 30 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं यहाँ से जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। दोस्तों साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपको लाइक टू बटन दबाना है, साथ ही साथ में कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।